बहुत बहुत धन्यवाद। और विशेष रूप से सचिन को सुनकर तो बहुत ही अच्छा लगा। इतनी सारी बातें मैत्री पर, अंबेडकर का सोच, जैन दर्शन का सोच सुनकर बहुत बढ़िया लगा। विकास संवाद के पूरे समूह का धन्यवाद। मुझे पता नहीं था, मैं बड़ा अज्ञानी किस्म का व्यक्ति हूँ और भोपाल में भी नया हूँ। मुझे पता नहीं था कि भोपाल में ऐसी संस्थाएं भी हैं जो इस तरह का काम करती हैं और इतना अच्छा काम करती हैं। एकलव्य से तो बहुत पुराना परिचय है, आप लोगों से भी मिलने का मौका मिला। राकेश को मैं आज से 20 साल पहले मिला था, जब ये छोटे से थे, और फिर इनका फ़ोन आया और फ़ोन पे फिर और परिचय हुआ थोड़ा सा। मुझे ये भी बहुत अच्छा लगा जिस तरह से आपने पत्रकारों के साथ काम किया है। एक लगातार एक सवाल भारत में लगातार सवाल रहता है कि जैसे जो सवाल कॉन्स्टिट्यूशन पर भी है, जो सवाल हमारे बुद्धिजीवियों पर भी है, हमारी यूनिवर्सिटीज़ के सामने बहुत बड़ा सवाल है कि क्या हमने कहीं और किसी और परिवेश की इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर को यहाँ उठाकर सिर्फ पटक दिया है। इस इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर का यहाँ के ज़मीन के साथ क्या जुड़ाव हो। यूनिवर्सिटीज़ में हमें लगातार ये सवाल परेशान करता है कि मैं जो लिखता हूँ, मैं जो सोचता हूँ, वो कौन पढ़ता है, किसे फ़र्क पड़ता है मैं क्या बोलता हूँ। तो और ये बड़ी संजीदगी के साथ समझ में आ रहा है जिस तरह से आपका काम है कि लोग क्या पढ़ेंगे, लोग किस चीज़ पर चिंतन करेंगे, आप उसके साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए यूनिवर्सिटीज़ को भी सोचने की ज़रूरत है। हो सकता है यूनिवर्सिटी से भी आपको कुछ सीखने की ज़रूरत है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही दिशा की बात है। बट ये भी बहुत अच्छा लगा इस तरह की कोशिशों को देखना। उम्मीद बनती है भविष्य के लिए, जो आजकल कभी कभी लगता है कि बहुत ज़रूरत है, लेकिन उम्मीद बनती है। एक बहुत बड़ा जो मसला जो उठा है, और मैं अपना टाइमर भी इसमें लगा देता हूँ, आपके वेलकम को मैं पर मुझे ज़्यादा उसका ज़्यादा अत्याचार नहीं करना चाहिए। तो एक बहुत बड़ा मसला जो उठता है, जो आप लोग संविधान पर काम करते हैं, हमारे जो संवैधानिक मूल्य हैं वो कहाँ से आते हैं, हमारे अपने ज़मीन से कितना सा उनका जुड़ाव है, हमारे अपने विचार क्या हैं, ये मसला लगातार उठता है। जैसे सचिन जी ने बहुत अच्छी तरह से कहा कि फ्रेटर्निटी का जो शब्द फ्रांसीसी क्रांति से आता है, उसे हम भारत में कैसे समझें। बंधुता, बंधुत्व, हर्षमंदिर का कहना है इस पर बंधुत्व की तरह शायद समझना चाहिए। दोनों के साथ दिक्कत एक ये है, दोनों में अच्छाइयाँ भी हैं, दोनों के साथ दिक्कत भी ये है कि दोनों के दोनों पुरुष प्रधान भाषा का के एग्जाम्पल्स हैं। बंधु, भाई, दोस्त, मित्र जो कि पुरुष है। मैत्री शब्द हमें इसका एक विकल्प देता है, और मैत्री की जो कल्पना है बहुत पुरानी कल्पना है। ये बौद्ध धर्म की कल्पना भी है, जैन में भी है और कई जगहों में भी है, चाहे वो शब्द इस्तेमाल करें या ना करें, उसके मैं उदाहरण बाद में आऊँगा। लेकिन बहुत पुराना एक है, और इसका आज के समय में महत्व क्या है। आपने बताया कि अम्बेडकर जी का ये सोच था कि अगर मैत्री नहीं हो तो ये संविधान चल ही नहीं सकता। एक तो उन्होंने कहा कि जब तक मैत्री नहीं होगी तो न्याय नहीं हो सकता, जब तक मैत्री नहीं होगी आज़ादी नहीं हो सकती। मैं ही नहीं, बहुत सारे और लोग ये भी कहेंगे कि अगर मैत्री ही नहीं होगी तो हम और आप बात क्यों करें, बात ही क्यों करें। जो मुझसे मतों में अंतर रखता है वो तो दुष्ट व्यक्ति है। अगर मैं इस तरह सोचूंगा कि मान लीजिए मैं राजीव गांधी, मैं उसको क्या राहुल गांधी का समर्थक हूँ या मैं मोदी जी का समर्थक हूँ, तो राहुल गांधी के समर्थक तो दुष्ट है सारे। या अगर मैं राहुल गांधी का समर्थक हूँ तो मोदी जी के समर्थक तो सारे पागल दुष्ट हैं। बात ही क्यों करूँ। मैं तभी बात करूँगा अगर मैं उनमें अपने और उनके बीच में कोई साझी, कोई एक ज्योति दिखेगी मुझे। अगर वो नहीं है तो हम बात नहीं करेंगे, और अगर वो नहीं है तो संविधान चल ही नहीं सकता।
संविधान तभी चलेगा अगर हम आपस में बैठ के बात करके तर्क के आधार पर, प्रमाण के आधार पर निर्णय ले सकते हैं। लेकिन अगर अगला व्यक्ति दुष्ट है, मेरा उसमें कोई जुड़ाव ही नहीं है, तो संविधान कैसे चल सकता है? चल ही नहीं सकता। फिर तो मैं वही करूँगा जो बहुत सारे लोग आज के समय में कर रहे हैं कि संविधानिक सब इंस्टीट्यूशन को छोड़िए, 10 लोगों को ले जाकर वहाँ पर हल्ला बोल देते हैं और बोलते हैं आपने हमारी परंपरा पर आघात किया है, आपने हमारी सोच पर आघात किया है, हम आपको ऐसा नहीं करने देंगे। ये तभी होता है जब मैत्री नहीं है। तो मैत्री का असल में संविधान का, अगर हम संविधान को मजबूत करना चाहते हैं, ये उसका आधार है। और इसमें कई बातें हैं। इसमें एक ये भी है कि सिर्फ अवधारणा के रूप में हमें नहीं पढ़ाना है, हमें इसको नहीं सीखना है, ये एक भावना है। अगर मैं ये सोचता हूँ कि कोई मुझे आके गाली देता है और मैं उससे कैसे बात करूँ, या जो मुझे लगता है कि गाली है, मान लीजिए कि मैं मोदी जी का समर्थक हूँ, कोई आके मुझे मोदी जी के बारे में 10 बातें खराब बोलता है, मुझे बहुत बुरा लगेगा। मुझे लगता है मुझे तो गाली दे रहे हैं, जिनको मैं बहुत ही सम्माननीय मानता हूँ, उन्हें गाली दे रहे हैं। ये एक भावनात्मक बात है। तो मैं इसका कैसे जवाब दूंगा? अगर मैं चाहता हूँ कि मैत्री को बढ़ाऊं, तो सिर्फ ये एक अवधारणा को समझने की बात नहीं है। मेरे रोज़मर्रा के जीवन में मेरी भावनाएं क्या हैं, उस पर भी काम करने की आवश्यकता है। जिस पर मैं थोड़ा सा बात करूंगा, समय मेरे पास बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि क्या ये सिखाई जा सकती है? हाँ, सिखाई जा सकती है। हम रोज़ सिखाते हैं इस तरह की बातें। सिर्फ हमें स्पष्ट होना है कि हम क्या सिखाना चाहते हैं। हम रोज़ स्कूल में बहुत सारी बातें सिखाते हैं जो कि भावनाओं की बातें होती हैं, जो कि अवधारणाएं होती हैं। समस्या है कि हम स्पष्ट नहीं, हम क्या सिखाना चाहते हैं। हम रोज़ सिखाते हैं चुपचाप बैठ के टीचर का आदर करो, ये एक भावना है, हम सिखाते हैं। क्या भावनाएं सिखाई जा सकती हैं? सिखाई जा सकती है, सीखते हैं बच्चे। कौन सी वाली अवधारणा सिखाएं, कौन सी वाली भावना सिखाएं, उस पर हमें क्लियर होना पड़ेगा। और उस पर फिर मैं कुछ एक एग्जाम्पल दूंगा ये कैसे सिखाया जाता है। अम्बेडकर साहब ने एक बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल दिया था। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये सिर्फ अवधारणा नहीं है, ये एक भावना भी है। और ये अगर नहीं है तो बातचीत, तर्क, प्रमाण वाला जो संविधान है वो चल नहीं सकता। ये इस तरह की तर्क, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि हम कहते हैं कि विज्ञान तर्क पर आधारित होता है, विज्ञान प्रमाण पर आधारित होता है। हम चाहते हैं कि संविधान भी तर्क और प्रमाण पर आधारित बातें करे, मगर ये मौलिक रूप से कुछ अवधारणाएं और कुछ भावनाओं पर टिका हुआ है। विज्ञान भी कुछ भावनाओं पर टिका हुआ है। और वो भावना ये है, फॉर एग्जाम्पल, कि कोई अगर मेरे खिलाफ कोई बात करेगा, मैं थोड़ा शांति रखूँगा और सोचूंगा क्या ये इस बात में कुछ ठोस है, उसके लिए मैं थोड़ी शांति रखूँगा। तो जब मैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण सीखता हूँ तो मैं एक भावना भी सीखता हूँ। ये हम सिखाते हैं और ये सीखे जा सकते हैं। हमें स्पष्ट होने की, जैसे मैंने कहा, बिल्कुल क्लियर होने की आवश्यकता है, और जिस पर पहले शायद हम लोगों ने कम काम किया। पहले हमें ये लगता था कि संवैधानिक मूल्य सिखाने की बातें सिर्फ अवधारणाएं या कुछ थ्योरीज को सिखाने की बातें हैं। वो है, कुछ भावनाओं को सिखाना भी पड़ेगा। और इसमें जो मुझे बार बार वो एग्जाम्पल याद आ जा रहा है जो अम्बेडकर देते हैं। अम्बेडकर इसका स्रोत नहीं देते कहाँ से है, मुझे अभी स्रोत ढूंढना है। लेकिन वो कहते हैं कि मान लीजिए वो किसी भिक्षु को समझा रहे हैं कि मैत्री क्या है, और उनको कहते हैं कि मान लीजिए कि आप किसी के साथ बहस कर रहे हैं, कोई आपको बहुत गंदी गंदी बातें कर रहे हैं, क्या आपको क्रोधित होना चाहिए? वो तो गंदी बात कर ही रहा है, कि आपको भी वैसे जवाब देना चाहिए? भिक्षु बोलते नहीं, ये है मैत्री, है ना। ये जब मैं ये अपना रवैया रख पाता हूँ तो ये मैत्री का रवैया है। और वो दूसरा एक एग्जाम्पल देते हैं, एक और एग्जाम्पल देते हैं कि मान लीजिए गंगा जी के ऊपर कुछ बहता चला जा रहा है, उसमें आग लग जाती है। क्या गंगा जी के ऊपर कुछ बहता हुआ एक कचरा है, उसमें आग लग गई है, क्या गंगा जी उसमें प्रदूषित होती है या गर्म हो जाती है? नहीं होती ना। ये गुण सीखना जरूरी है। ये है मैत्री। और ये सीखा जा सकता है, सिखाया जाता है। सारा विज्ञान इसी पर टिका हुआ।
जो और यही ये जब सीखते हैं तभी संविधान चल पाता है। अगर अगर हमारा यही है कि कोई गलत बात कह रहा है, मैं आग बबूला हुए जा रहा हूँ और उसको मैं उसी भाषा में वापस जवाब दे रहा हूँ, तो संविधान नहीं चल पाएगा। तो मैत्री की शिक्षा, सबसे पहले मैं इसी थोड़ा सा इस बात थोड़ा सा मैं बोलना चाहता हूँ कि क्या ये मुमकिन भी है कि नहीं, क्या मैत्री ही मुमकिन है या सिर्फ आदर्शवादी बातें हैं। बौद्ध धर्म में बहुत सारी आदर्शवादी बातें कही जाती थी, जैन धर्म में कही जाती, कोई आजकल व्यवहार नहीं करता, क्या ये मुमकिन है? तो कई डिसिप्लिन्स, एंथ्रोपोलॉजी है, न्यूरोसाइंस है, एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी है, उनका कहना है कि जो मानव जो दिमाग है, हमारा विकास ही इस बात पर हुआ है कि हम, मानव विकास कैसे होता है? मानव विकास में हम लोग बाकी जानवरों में से थोड़ा सा किसी चीज़ में भिन्न है, अंतर है हमारा, है ना? हमारे पास शेर जैसे दांत नहीं है, हमारे पास हाथी की ताकत नहीं है, लेकिन फिर भी शेर भी ख़त्म हो रहे हैं, हाथी भी ख़त्म हो रहे हैं, हम ही खाए जा रहे हैं। तो क्या कारण है? क्यों, क्या है हमने? अच्छा भी नहीं कि अच्छी बात है, लेकिन क्या है? हम में ऐसा दिमाग है जो प्रतीकों के रास्ते काम करता है। जो दुनिया में जब हम इस दुनिया में जीते हैं, जंगल में जब शुरुआती मानवों को जीना पड़ता था, कौन सा पेड़ कहाँ है, कौन सा जानवर कहाँ है, उस जानवर का अगर शिकार करने के लिए 10 लोगों को लेकर जाना है तो आपसी सहयोग कैसे करें, कैसे बताएं कि देखो वो सुबह सुबह आएगा जानवर, हमें सुबह सुबह जाना पड़ेगा। इस सब के लिए हमारे दिमाग का विकास हुआ है। इसमें सिंबॉलिक थॉट, प्रतीकात्मक सोच, मैपिंग कर पाना, कॉग्निशन, और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, दूसरे लोगों के साथ, दूसरे अपने स्पीसीज के दूसरे लोगों के साथ सहयोग कर पाना, इसकी कुशलता हम में आई है। ये सब जानवरों में नहीं है। अगर आपने कभी बिल्ली पाली है या आप शेरों में इंटरेस्ट रखते हैं, आप जानते हैं कि जो भारतीय जो बाघ है, जो शेर है, वो अकेले रहना पसंद करता है, वो झुंड में नहीं रहता। जैसे आप और हम 60-70 लोग यहाँ बैठे हैं, शेर कभी नहीं बैठेंगे ऐसे। ये हम ही में क्षमता है, हमारे दिमाग में क्षमता है जो हम ऐसे रह सकते हैं। शेरों में, बिल्लियों में भी नहीं। आपने बिल्ली किसने पाली हो, बिल्लियाँ भी ऐसे कभी नहीं बैठ सकती। आप और मैं जो साथ में बैठेंगे भी और सुनेंगे भी और अच्छा भी लगेगा, और हमारे दिमाग की रचना ऐसी, जब ऐसे होता है, ऐसे ऐसे केमिकल्स निकल रहे होते हैं दिमाग में जो मीठे लगते हैं और अच्छा लगता है ऐसे करते रहना। तो हमारा विकास ऐसा हुआ है, हमारे दिमाग का विकास ऐसा हुआ है कि हमें एक दूसरे के साथ रहना अच्छा लगता है। मैत्री का यही एवोल्यूशनरी आधार है, हमें एक दूसरे के साथ रहना अच्छा लगता है। तो मैत्री कोई ऐसी काल्पनिक बात नहीं है। मैत्री कि मैं दूसरों के साथ रहता हूँ और उनके साथ प्रेम पूर्वक रहता हूँ। मानव विकास इसी पर टिका हुआ है। अगर ये नहीं होता तो इंसानों को विकास ही नहीं हो पाता। दूसरी तरफ हममें, क्योंकि हममें प्रतीकात्मक सोच है, हममें दुष्ट जैसे अवधारणाओं की भी कल्पना कर पाते हैं हम लोग। हमें उत्तेजना भी होती है, हमें अपने लोगों को बचाने की इच्छा होती है, जिससे हम लोग दूसरों से नफरत भी करते हैं। हमें दोनों चीज़ों की क्षमता है। हमें मैत्री और प्रेम की भी क्षमता है, हमें नफरत की, हिंसा की भी क्षमता है, दोनों की क्षमताएं हैं। तो हम किसको पालें, किसको बढ़ावा दें? ये हमारा दिमाग जिस तरह से काम करता है, कई बार लोग कहते हैं ये तो निहित है कि क्रोध आना तो आना ही आना है, ये तो निहित है। निहित नहीं है, वो सांस्कृतिक है और हम सीखते हैं और हम इसके ऊपर चिंतन कर सकते हैं। हमारे दिमाग ऐसा बना है कि हम चिंतन कर सकते हैं। हम चिंतन कर सकते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है, क्रोधित होना अच्छा है या मैत्री को बढ़ावा देना अच्छा है। हम इस पर चिंतन कर सकते हैं और हम इन चीज़ों को बढ़ावा देते हैं। सारी की सारी संस्कृति इस चीज़ पर आधारित है कि हम कुछ मूल्यों को और कुछ भावनाओं को सिखाते हैं, अपने बच्चों को सिखाते हैं, एक दूसरे को सिखाते हैं, और उसी के आधार पर हम लोग बैठे हुए हैं। सुने आप, पिछले 1-1.5 घंटे से हम लोग जैसे बैठे हुए हैं, अगर हमने सीखा ना होता
कि ऐसे बैठा जा सकता है और आदर के साथ बैठा जा सकता है, तो हम कैसे बैठ सकते हैं? ये सब सांस्कृतिक रूप से सीखी जाती है। और हम सोच सकते हैं कि हमारे लिए कौन सी चीज़ ज़्यादा बेहतर है। क्या क्रोधित होकर लोगों पर चिल्लाना या लोगों को मार डालना ज़्यादा बेहतर है? हो सकता है, कुछ परिस्थितियों में हो सकता है वही ठीक है, वही ज़्यादा अच्छा है। या क्या हमारे लिए ये ज़्यादा बेहतर है कि अपने क्रोध को थोड़ा सा पकड़ कर रखें और सोचें कि ये व्यक्ति क्या कह रहा है, इसके पीछे क्या प्रमाण है, क्या ये वाकई तार्किक रूप से सही है कि गलत है। हम ये भी सीख सकते हैं। तो क्या हम मैत्री मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है। आप रोज़मर्रा जीवन में हमारे यहाँ हम मैत्री अपनाते हैं और उसके कई स्वरूप हैं। एक बहुत बड़ा जो मसला है वो है मैत्री किन परिस्थितियों में क्या स्वरूप लेती है। तो मैत्री तो हम करते ही हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, सबसे ज़्यादा मैत्री उस व्यवसाय में होती है जो दूसरे लोगों को मार डालने पर आधारित है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। यानी कि फौजियों का काम क्या है? बहुत ज़रूरी है फौजी दुनिया में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन फौजियों का व्यवसाय क्या है? दूसरों को मार डालना, ये उनका व्यवसाय है। क्यों मारना? अपने देश के प्रेम के लिए दूसरों को मार डालना। और एक बहुत मशहूर, बहुत चर्चित स्टडी थी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में। अगर आपको क्योंकि नाज़ी और फासिज्म के ऊपर चर्चाएं आजकल बहुत इंपॉर्टेंट हो गई हैं, तो एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि अब और कितना मैत्री के क्या क्या स्वरूप हो सकते हैं, उसका मैं उदाहरण दे रहा हूँ। कि बहुत बड़ा सवाल उठता है कि नाज़ी जर्मनी की जो फौज थी, हिटलर की गलतियों के कारण उनको 1942 में समझ में आ गया था कि हम नहीं जीत सकते। हम सोवियत यूनियन से नहीं जीत सकते, हम इंग्लैंड से नहीं जीत सकते और अमेरिका से तो जीत ही नहीं सकते। उनको समझ में आ गया था। फिर भी क्यों लड़े जा रहे थे? उनके फौजी क्यों लड़े जा रहे थे? उनको पता था पिट रहे हैं, हार चुके हैं, फिर भी वो लड़ते गए, 3 साल और लड़ते गए। क्यों? उसमें भारत के भी फौजियों का अध्ययन हुआ है और भी जगहों का अध्ययन हुआ। देखिए, ये जिस व्यक्ति का काम ही दूसरों को मारना है, बहुत सारी फौजियों की ट्रेनिंग इसी चीज़ पर है कि तुम्हें अपने भाइयों को बचाना है। फौजी जो लड़ता है, ज़्यादातर जो अध्ययन है फौजियों के युद्ध में उनके बिहेवियर का, जब फौजी लड़ रहा होता है वो देश के बारे में नहीं सोच रहा होता, उस समय देश के बारे में नहीं सोच रहा होता। वो ये सोच रहा होता कि मेरे साथी हैं, अगर मैं नहीं लड़ूंगा तो मेरे साथी मारे जाएंगे। तो वो अपने साथियों के लिए लड़ रहा है। ये मैत्री है, ये मैत्री है, ये आपसी बंधुत्व है, एक प्रेम है, अपने ग्रुप का प्रेम है। तो ये कई स्वरूप ले सकता है। दूसरों को मारते हुए भी मैं अपने ही लोगों को बचाने का प्रेम मुझ में हो रहा होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी आपका किसी के साथ बहुत बहस होगी, ये क्लासिक प्रॉब्लम है आइडियोलॉजी की। जब बहसें होती हैं, हम किसी के साथ बहस करते हैं, कोई भी आइडियोलॉजिकल बात, जातिवाद को लेकर, पितृसत्ता को लेकर, हम लोग दे रहे हैं तर्क और अगला व्यक्ति तर्क सुनता ही नहीं है। आपने सबने आजमाया होगा। हम उसको एक दलील देते हैं, वो दूसरी दलील पर कूद जाता है। हम उस पर बहस करते हैं, वो तीसरी बात पर कूद जाता है। तर्क मानते ही नहीं लोग आइडियोलॉजिकल झगड़ों में। क्या हो रहा है वहाँ पर? क्या मनुष्य में तर्क करने की क्षमता है ही नहीं? है क्षमता, लेकिन असल में वहाँ क्या हो रहा है, और सोशल साइकोलॉजी में इसमें बहुत काम है। लोग ये समझ जाते हैं कि आप तर्क नहीं दे रहे, डिपेंड करता मैं कैसे बात करता हूँ। अगर मैं थोड़ा सा भी अग्रेसिव होकर बात करता हूँ, लोग समझ जाते हैं कि आप तर्क नहीं दे रहे, आप बेसिकली उनके कुंबे पर हमला कर रहे हैं। उनके कुंबे पर हमला कर रहे हैं, अब आपकी कोई बात नहीं सुनेंगे, आपकी बात को वो किसी ना किसी तरीके से काटते रहेंगे। क्यों? क्योंकि कौन सा इंस्टिंक्ट काम कर रहा है, कौन सी संस्कृति काम कर रही है? अब तर्क की संस्कृति नहीं काम कर रही, मैत्री अपने कुंबे को बचाए रखने की संस्कृति काम कर रही है। तो मैत्री बहुत पावरफुल है। हमारे सामने चुनौती ये है, हम मैत्री को सिर्फ मेरे कुंबे से या मेरे दोस्तों से या मेरे आइडियोलॉजी के लोगों से बड़ा कैसे करें, ताकि ये सिर्फ मेरी ही ना हो। मैं सिर्फ अपने ही जाति, अपने ही लोगों की चिंता, मेरी आइडियोलॉजी के लोगों की चिंता, मेरी ही जेंडर के लोगों की चिंता ना करते हुए
मेरा जो जुड़ाव है वो ज़्यादा विस्तृत कैसे हो, ये है चैलेंज मैत्री की। सो मैत्री का चैलेंज ये नहीं है कि मैत्री कैसे बढ़ाए, मैत्री तो बहुत है, इतनी ज़्यादा है कि सब वो तो समस्या बन जाती है, लोग सुनते नहीं आपकी बात मैत्री के नाम से। समस्या यह है कि मैत्री का स्वरूप कैसे बदले ताकि सिर्फ वो संकीर्ण किस्म की ना होकर एक विस्तृत किस्म की मैत्री हम कैसे बनाएं, ये है हमारे लिए चैलेंज। और इसके पीछे सबसे बड़ी बात जो मैत्री को बढ़ाने के लिए भी और मैत्री की शिक्षा पर काम करने के लिए वो ये है कि मैत्री और उसका जो जो ऑपोजिट है, नफरत है, समूहों में आपसी शक, घृणा, ये जो भावनाएं हैं ये कब पैदा होती हैं। इसमें सबसे जो फंडामेंटल बात, मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ इस चीज़ को, उसको उदाहरण के लिए एक नॉर्वेजियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे फ्रेडरिक बार्थ के नाम से, कई लोगों ने इस पर काम किया है, बहुत खूबसूरत काम है, लेकिन जो मौलिक बात अगर छोटे कुछ ही शब्दों में कहूँ वो ये है, लोग अपने गुट को तब बचाने की कोशिश करते हैं या अपने गुट को तब दूसरे गुट के ऊपर हावी करने की कोशिश करते हैं जब उन्हें या तो साधन का फ़ायदा होता है या पॉलिटिकल फ़ायदा होता है या जो सबसे आजकल कॉमन है सम्मान में फ़ायदा होता है। मेरे कहने का तो मैं एक उदाहरण देता हूँ, उससे फिर मैं इस बात को समझाता हूँ। तो बात में फॉर एग्जांपल अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर में जो पठान रहते हैं, 1960 की दशक में उनका अध्ययन किए थे, उनमें कई सारे पठानों के अध्ययन किया, और पठान कई तरह के हैं। कुछ एक पठान थे जो अपने आप को बहुत ऊंचा मानते थे और अपने आप को हर एक से बहुत अलग मानते थे। कुछ एक पठान थे जो कहते थे हम तो बलूचियों जैसे ही हैं, हम पठान क्या, हम तो बलूची ही हैं, उनके पड़ोसी बलूची नाम के कब, हम तो बलूची हैं। तो ऐसा क्यों? ऐसा क्यों कि कुछ लोग अपने आप को बड़े अहंकार के साथ दूसरों से भिन्न मानेंगे और कुछ लोग कहने को तैयार है हम और वो तो एक है, हमें कोई फर्क नहीं है, हम एक ही हैं। बाहर से थोड़े मैं उनकी बात को सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, उन्होंने इतना सिंपल तरीके से नहीं कहा, तो उनका लेकिन उनकी बात कहने का ये था कि जहाँ पर जो पठान है उनके पास खुद के पास बहुत ज़मीन है और ज़मीन उन्हीं के कंट्रोल में है और उनको बलूचियों से सिर्फ खतरा है ना, और बलूचियों के ऊपर खुद ये हावी है, वहाँ पर अपने आप को अलग बनाए रखना उनके लिए फ़ायदेमंद था और वैसे करते थे। लेकिन जहाँ पर पठानों के पास कोई ज़मीन नहीं थी, कोई भूमि नहीं थी, सारी ज़मीन बलूचियों के पास थी और बलूचियों के साथ एक रिश्ता बनाकर उनको उनके साथ एक ऐसा संबंध बनाकर ताकि उन्हें भी कुछ फ़ायदा हो, इस तरह से रहे, वहाँ पर उन्हें वो अपनी पहचान को इस दिशा में ले जा रहे थे कि हम तो एक बहुत व्यापक किस्म की एक पहचान बनाते हैं। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन मूल बात ये है, अगर आप अपने आसपास देखें तो आपको यही दिखेगा। हम लोग तब नफरत करते हैं, तब अपने ग्रुप को छोटा करते हैं जब हमें लगता है उसका फ़ायदा हो, और फ़ायदा सिर्फ आर्थिक फ़ायदा ही नहीं, हो सकता है उससे मुझे राजनीतिक फ़ायदा होता है, हो सकता है उससे मुझे सम्मान का फ़ायदा हो, तब मेरा ग्रुप मैं छोटा करता हूँ। जब लोगों को लगना शुरू होता है कि मुझको अपनी पहचान को बड़ा करके राजनीतिक फ़ायदा हो सकता है, मुझे यहाँ से भी समर्थन मिल जाएगा, मुझे वहाँ से भी समर्थन मिल जाएगा, तब लोग अपनी मैत्री की समझ को और व्यापक भी करते हैं। ये ऐसा नहीं कि ये बहुत कैलकुलेटेड तरीके से होता है, लेकिन प्रैक्टिकली यही होता है। इसका छोटा सा और भारतीय उदाहरण दे दूँ, बहुत सारे उदाहरण हैं। तो बम्बई शहर में, अब तो मुंबई कहते हैं उसको, मैं जब बचपन में वहाँ रहता था बम्बई कहते थे, तो उसमें आदतन बम्बई कहता हूँ ना। और इसको देखकर भी बहुत सारे वो दीवारें खड़ी होती हैं, आप बम्बई कहोगे तो लोग नाराज़ हो जाते हैं, है ना। बड़ा दिल रखें तो बम्बई मुंबई एक ही बात है। तो मुंबई शहर में 70 की दशक में हमारे पास कुछ प्रमाण है कि जातिवाद कम हुए जा रहा था। फिर 80-90 के दशकों में जातिवाद बढ़ा
और इस पर लोगों ने अध्ययन किया है, नापने की कोशिश की है कि क्यों बढ़ा। 80 के दशक में, 90 के दशक में देश में तो विकास हो रहा है ना, विज्ञान फैल रहा है, और यहाँ जातिवाद बढ़ रहा है। 70 के दशक में कम था, 80-90 में बढ़ गया, क्यों? इसके पीछे का जो सबसे कई कारण थे। एक बहुत बड़ा कारण ये था कि 80 और 90 के दशक में बम्बई की जो ज़्यादातर जो उद्योग थे वो बम्बई से निकलकर गुजरात चले गए या और दूसरे स्टेट्स में चले गए। जो पहले 70 के दशक में रोज़गार थोड़ा आराम से मिलता था, 80-90 के दशक में बम्बई में मध्यम वर्गीय, पढ़े लिखे, छोटा सा भी पढ़ा लिखा जो वर्ग था रोज़गार में बहुत मुश्किल हो गई वहाँ पर। अब लोगों को लगना शुरू हुआ कि अगर रोज़गार चाहिए तो हमारी कौन मदद करेगा? मेरी जाति के लोग मदद करेंगे। और हम देखते हैं बम्बई में 80 और 90 के दशकों में जातिगत जो संगठन थे वो बढ़ते हैं और बहुत सक्रिय हो जाते हैं, और कई तरह से हमको इसका प्रमाण मिलता है। यानी कि जब लोगों को लगता है कि जातिवाद का फायदा नहीं है तो जातिवाद कम होगा। जब लोगों को लगता है कि जातिवाद से फायदा एक पर्टिकुलर अर्थव्यवस्था में, एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल सिचुएशन में, जहाँ पर कुछ विचारों को अच्छा माना जाता है, कुछ विचारों को बुरा माना जाता है, वहाँ पर जातिवाद का फायदा है, तब जातिवाद बढ़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट और मौलिक बात है मैत्री के ऊपर। अगर हम चाहते हैं कि एक ज़्यादा विस्तृत किस्म की मैत्री बने तो जो लोग इस दुनिया में सक्रिय हैं उनको फ़ायदा महसूस होना चाहिए उसमें। अगर सिर्फ आप और मैं जैसे आदर्शवादी ही ये कहेंगे तो मैत्री नहीं बढ़ेगी। जब पावरफुल लोगों को लगेगा कि मैत्री से फ़ायदा है, मैं अगर मैत्री की बातें करूँगा तो मुझे और समर्थन मिलेगा, मुझे और सम्मान मिलेगा, मुझे और आर्थिक फ़ायदे मिलेंगे, तब लोग मैत्री को बढ़ावा देते हैं। और ये एक्चुअली इस दौर के लिए एक बहुत बड़ा बहुत बड़ी एक प्रोग्रेस भी है। पिछली शताब्दी में हम जितना मर्जी कह दें, पहली बार दुनिया में यूनाइटेड नेशंस जैसी संस्था बनी, जिसमें पहली बार दुनिया इस मानव दिमाग जिसमें मैत्री की भी क्षमता है और आपस में बैर की भी क्षमता है, पहली बार एक संस्था बनी जो विश्व भर की संस्था है। उसमें 50 कमियां हों, लेकिन पहली बार ये बनी है। हमने ये क्षमता सोच पाने की कि हमारे ही नहीं, बड़े बड़े देशों में भी, ताकतवर देशों में सोचने की क्षमता है कि उनको फ़ायदा किस चीज़ में है। जब उनको समझ में आता है कि फ़ायदा मैत्री को फैलाने में है, तभी मैत्री फैलेगी, नहीं तो नहीं फैलेगा। तो यानी कि जब हमें इस पर काम करना है, हमें ये इस तरह से काम करना है कि उनको ये लगे, जो पावरफुल एक्टर्स हैं उनको फ़ायदा महसूस होना चाहिए, तभी बढ़ाएगा। तो मैत्री का एक बहुत बड़ी चुनौती है। अगर लोगों को लगता है कि हमारी आपस में प्रतिस्पर्धा है, हमारा आपस में कंपटीशन है, तो मैत्री नहीं बढ़ेगी। अब ये तो बहुत बड़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हो गई आज की दुनिया में, जहाँ कंपटीशन हर जगह है। अब मैत्री कैसे बढ़ाएंगे आप? तो ये तो फंस गए, लगता है कि फंस गए। लेकिन इंसानी दिमाग, हमारा प्रतीकात्मक तरीके से सोचने का जो दिमाग है, उसने इसका बहुत पहले से हल ढूंढा हुआ है। उसने इसका, क्योंकि प्रतिस्पर्धा तो होगी, किसी के पास ज़्यादा है, किसी के पास कम है, किसी के पास ज़्यादा ताकत, एक पास, ये तो बहुत पुरानी समस्या है। तो लोगों ने एक दूसरे को पहले से क्यों नहीं मार डाल दिया, पहले से क्यों नहीं मार काट कर दी? क्योंकि हमारी संस्कृतियों ने इसके कई तरीके ईजाद किए हुए हैं ताकि हमारे जो सोचने का, हमारी जो कंसेप्चुलाइजेशन है, वो फिर भी लोगों में एकजुटता देख सके। इतनी प्रतिस्पर्धा के बावजूद लोगों में एकजुटता देख सकती है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। एक एग्जाम्पल मुझे इसलिए मज़ेदार लगता है क्योंकि उसका एक अधूरा हिस्सा हमारे सामने पेश किया जाता है। अधूरा हिस्सा है कि वासुदेव कुटुंबकम, है ना। अब ये जो महाउपनिषद में है, बहुत पुरानी चीज़ है ये। लेकिन इसका जो पूरा हिस्सा अगर आप पढ़ें, पूरा हिस्सा बहुत रोचक है। मेरी संस्कृत तो बहुत ख़राब है, बहुत सालों से स्कूल में बड़े रोते धोते हुए पास हुआ था, लेकिन मैं पढ़ लेता हूँ, फिर आपको इसका पूरा हिस्सा सीखिए आप। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम,
ये मेरा है, ये उसका है, ये हमारा है, ये हम है, ये वो है, ये सोचने वाले लोग बहुत छोटी सोच वाले लोग हैं, है ना। जो हम और तुम में विभाजन करते रहते हैं, ये बहुत छोटी सोच वाले लोग हैं। जो बड़ी सोच, जो उदार सोच रखने वाले लोग हैं, उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम, उदार सोच वाले लोग ये ऐसे नहीं सोचते कि ये मेरा है, ये उसका है, हम सब एक ही हैं। अब ये पुराना एक तरीका है, सांस्कृतिक तरीका है, जिससे हम जो हमारी जो प्रतिस्पर्धा है कई चीज़ों को लेकर, हम उससे ऊपर उठकर जुड़ाव बनाते हैं। अधिकांश धर्म जो रहे हैं, जो उनका ये कि बहुत बड़ा योगदान ये रहा है, उन्होंने लोगों को जोड़ा है। और जोड़ने के तरीकों में अवधारणात्मक तरीके भी थे, भावनात्मक तरीके भी थे। इस तरह की कविता, कई तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करके जोड़ा है उनको। हाँ, जो हमारी प्रैक्टिकल चुनौतियां हैं जिनसे मैत्री पर आघात होता है, हमारे पास बहुत पुरानी परंपरा है सांस्कृतिक, जिससे एक्चुअली हम फिर भी मैत्री बनाते रहे हैं। इसमें एक और तरीका, एक तो धार्मिक तरीका रहा है, धर्मों से ही तरीका रहा है। दूसरा बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका रहा है आपसी प्रतिस्पर्धाओं को नीचे धकेलते हुए आपसी जुड़ाव बनाने का, वो है राष्ट्रवाद का तरीका। राष्ट्रवाद भी यही करता है। वो कहता है कि चाहे जो भी हमारा आपस में टकराव हो, लेकिन हम एक ही देश के लोग हैं, हम एक हैं। ये राष्ट्रवाद भी यही करता है। ये भी एक तरह की मैत्री है। इसमें भी कई स्वरूप हो सकते हैं, इस तरह की मैत्री के कई स्वरूप हो सकते हैं। मैं राष्ट्रवाद इस आधार पर बना सकता हूँ कि सिर्फ हम अच्छे हैं, बाकी दुनिया दुष्ट है। मैं इस तरह का राष्ट्रवाद भी बना सकता हूँ। मैं इस तरह का राष्ट्रवाद भी बना सकता हूँ कि हम अच्छे हैं, बाकी दुनिया भी अच्छी है। मैं इस तरह का राष्ट्रवाद भी बना सकता हूँ। मैं राष्ट्रवाद किसी एक संस्कृति को लेकर भी बना सकता हूँ। मैं राष्ट्रवाद ऐसा भी बना सकता हूँ जिससे बहुत सारी संस्कृति, मेरे इलाके में बहुत सारी जो संस्कृतियाँ हैं, उनका मिश्रण करके मैं राष्ट्रवाद भी बना सकता हूँ। कई तरह से राष्ट्रवाद बन सकता है, लेकिन राष्ट्रवाद भी मौलिक रूप से ये भी मैत्री का एक तरीका है। इसमें तो राजनीति, जैसे आप देख ही चुके हैं, बड़ा गहरा संबंध है मैत्री का। किस तरह की हम राजनीति करते हैं, उसके हिसाब से हम किस तरह की मैत्री बनाएंगे, आपस का रिश्ता है। मैं इन चीज़ों को दोहराऊंगा नहीं, सचिन ने बड़ी अच्छे से कहा, बताया है कि किस तरह से मैं सिर्फ एक चीज़ को छोटा सा हाईलाइट करूं, फिर मैं शिक्षा पर डायरेक्टली आ जाऊंगा कि आधुनिक दौर में, जो कि फ्रांसीसी क्रांति के बाद का दौर है, मैत्री को फ्रांस में 1848 के बाद एक्चुअली उन्होंने भी अपने संविधान में डाला। संविधान में एक सरकार को चलाने वाला संविधान, उसमें मैत्री का आना ये एक अलग बात थी। पहले मैत्री धार्मिक थी, दार्शनिक थी, सांस्कृतिक थी। अब ये संविधान में और सरकार के ढांचे में भी आता है, और वहाँ पर अभी भी हम इसके साथ स्ट्रगल कर रहे हैं कि इसका मतलब क्या होता है, इसमें इसकी भावनाएं हैं तो क्या भावनाएं होती हैं, सरकार में क्या भावनाएं हो सकती हैं, सरकार में किस तरह की भावनाओं को हम बढ़ा सकते हैं। ये सारे सवाल अभी तक हमारे पास अनआंसर्ड सवाल है इसमें। लेकिन अब ये पॉलिटिक्स में और पॉलिटिकल रिलेशनशिप में आता है। पहले जो एक सिर्फ धार्मिक बात थी, तब भी बात शायद पॉलिटिकल तो तब भी थी। तो क्योंकि ये इतना महत्वपूर्ण मसला है और इतनी दुनिया के हिस्सों में, अब मैं शैक्षणिक बातों पर आता हूँ, इतनी जगहों पर इसकी चुनौती लोगों के सामने है। चाहे भारत में हो, इजराइल में बहुत काम है, फ़िलिस्तीन में बहुत काम है इसको लेकर, यूएस में, कनाडा में बहुत काम है, दुनिया के बहुत सारे इलाकों में इसमें बहुत काम है कि तो इसको लेकर कैसे बढ़ाएं। मैं एक उदाहरण लेकर चलता हूँ। उदाहरण मैं लेता हूँ, अगर मान लीजिए हम जातिवाद के खिलाफ काम करना चाहते हैं। जातिवाद इस चीज़ पर आधारित है कि मेरे अपने मतलब मेरी जाति, मेरी मैत्री मेरी जाति पर सीमित हो जाती है। ये मेरे हैं, बाकी सब पराए हैं, ये अपने हैं, बाकी सब पराए हैं।
अगर मुझे लोगों की सोच इससे विस्तृत करनी है, और ये सरकार के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सबसे बड़ी दिक्कत मध्य प्रदेश जैसे स्टेट्स में सबसे बड़ी दिक्कत ये है, जो व्यक्ति सरकारी नौकरी करता है उसकी सबसे बड़ी वफादारी सबसे पहले उसके अपनी जाति के लोग उसके पास पहुंच जाते हैं। तुम यहाँ काम कर रहे हो, हमारे लिए क्या करोगे? ये मैत्री है, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ऐसी मैत्री है जो कि अब बाकी समाज के लिए हानिकारक है। इसका क्या विकल्प निकालें? तो जातिवाद के ऊपर अगर हम लोग काम करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि संवैधानिक संस्कृति बना, वैसे मूल्य ही नहीं संस्कृति बनाना चाहते हैं, तो क्या करें? तो इसमें मैं 3-4 दिशाओं का उल्लेख करूंगा। एक बहुत बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट दिशा रही है, चाहे अगर जातिवाद का एग्जाम्पल ले लें, यही चीज़ आप पितृसत्ता से भी ले सकते हैं, धर्मों का आपस का जो झगड़ा है उस पर भी कर सकते हैं, किसी पर भी कर सकते हैं। जातिवाद के ऊपर इसका एक ग्रुप ऑफ एजुकेशनल वर्क है जो इसके विश्लेषणात्मक तरीके से इस पर काम करता है। दूसरा जो ग्रुप है जिस पर मैं काम अभी बाद में जिक्र करूंगा, वो है एक्सपीरियंसेस को बनाना और इमोशंस को बनाना। अभी मैं पहले बात करूंगा अवधारणात्मक सोच क्या हो सकती है इसमें। तो इसमें बहुत लोगों ने काम किया, इसकी टेक्स्ट बुक्स बनी है, मटेरियल्स बने हैं, नस्लवाद के का उदाहरण लेते हुए कि बच्चों को सोशलॉजिकली, हिस्टोरिकली और इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, पॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका अध्ययन कराना, जो हमारे पाठ्यक्रम में नहीं होता। हमारे पाठ्यक्रम में अगर आप देखें, ज़्यादातर पाठ्यक्रमों में जातिवाद के बारे में जिक्र होता है कि हाँ पहले कभी होता था, अब चला गया। हाँ, शेड्यूल ट्राइब के लिए कुछ रिजर्वेशंस हैं, लेकिन बाकी सब चला गया। तो एक्चुअली हम उसको बात नहीं करते। लेकिन अगर हमें इसके वाकई इस पर काम करना चाहते हैं और अगर हम वाकई इस पर चाहते हैं कि आपसी जुड़ाव बने, तो इसका खुलकर सोशल साइंस के तरीके से इस पर एनालिसिस करनी पड़ेगी। और ये हर चीज़ के ऊपर लागू है। मैं धर्म के ऊपर, अगर धर्म के नाम से मेरे देश में झगड़े होते हैं, हमें उसका सोशल साइंस के नज़रिए से विश्लेषण करना पड़ेगा। ये मामला क्या है, क्यों झगड़ रहे हैं, या पितृसत्ता का मामला क्या है, चक्कर क्या है, इसका हम लोगों को सोशल साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से एनालिसिस करना पड़ेगा। और उसको सोशल साइंस के एनालिसिस में कैसे हुआ, क्या विकास हुआ इसका, जातियाँ अलग अलग कौन सी होती हैं, कैसे कैसे काम करती हैं, इनमें समस्या क्या है, तभी जाकर मैं समस्याओं पर बात कर सकता हूँ और इसका विकल्प क्या हो सकता है। एक सोशल साइंस के रूप में इसका हमें बात करनी पड़ेगी। अगर हम इसको छुपते रहेंगे, इससे ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर इससे छुपते रहेंगे तो बाकी की दुनिया तो इसको पुश करती जा रही है, लेकिन हम इसके ऊपर चुप हैं, है ना, तो बाकी की दुनिया हावी हो जाएगी। हम लोग जो इसके खिलाफ कुछ और बनाना चाहते हैं, हम ही दब जाएंगे, है ना। ये तो बाकी की दुनिया छाई रहेगी। तो इसको खुलकर इसके ऊपर पाठ्यक्रम, चाहे स्कूल में हो चाहे युवाओं के साथ हो, हमें इसके पाठ्यक्रम बनाने पड़ेंगे, मटेरियल बनाना पड़ेगा, इसको पढ़ाने की विधियाँ बनानी पड़ेंगी और इसका विश्लेषण हमें करना पड़ेगा। दूसरा इसमें एक दिशा है, इसमें बहुत सारी बातें नैतिकता की बातें हैं, पॉलिटिकल फिलॉसफी की बातें। जैसे ही आप जातिवाद के ऊपर बात करते हैं, बहुत सारी बातें असल में अच्छे बुरे की बातें हो जाती हैं। क्या इस तरह का खाना अच्छा है या बुरा है, क्या इस तरह की भाषा अच्छी है या बुरी है। ये जो दायरा है अच्छा और बुरा, ये दर्शन शास्त्र का दायरा है। ये भी एक ऐसी चीज़ है जो हमारे पाठ्यक्रम में कोई इस पर एक्चुअली सोचना नहीं सिखाता कि अच्छा और बुरा होता क्या है, अच्छे बुरे के ऊपर अलग अलग नज़रिए क्या है, अच्छे बुरे का आप आकलन कैसे कर सकते हैं, ये पाठ्यक्रम में है ही नहीं इसमें। और तो दर्शन शास्त्र और नीति शास्त्र का अध्ययन जातिवाद के उदाहरणों को लेकर या पितृसत्ता के उदाहरणों को लेकर हमें करना पड़ेगा, क्योंकि तभी इसमें स्पष्ट समझ बनेगी। अगर हम ये नहीं करेंगे तो कोई मुझे आकर बोल देगा कि देखिए आप लोग जो हो ना, आप लोग तो मांस खाते हो, बहुत गंदे लोग, आप लोग जो हो आप हाथ से काम करते हो, बहुत गंदे लोग। ये सब जातिवाद की बातें हैं। इसका तर्क क्या है, इसका जुड़ाव कैसे बन सकता है, मुझे इसको स्पष्ट रूप से बात करनी पड़ेगी। इससे छुपकर मैं कहीं नहीं जा सकता।
तो फिर मैं बैक फुट पर ही खेलता रहूँगा। इसका तो ये दूसरा विषय जिसका पाठ्यक्रम हमें बनाना पड़ेगा और युवाओं के साथ, बच्चों के साथ काम, और इस पर है काम, मतलब अगर आप ढूंढना चाहें बहुत काम है इस टाइप की चीज़ों, बच्चों के साथ कैसे ये चीज़ों पर चर्चा की जा सकती है, ये दूसरा विषय। तीसरा, इस सब के पीछे एक नज़रिया है विवादों को संवाद के थ्रू हल करने का, ये इसका आधार है। अगर मैं सोशियोलॉजिकली जातिवाद के ऊपर बात करना चाहता हूँ, या मैं पितृसत्ता पे बात करना चाहता हूँ, या मैं धर्म को लेकर बात करना चाहता हूँ, किसी भी चीज़ पे बात करना चाहता हूँ, तो बात करने का तरीका क्या होता है, इस पर भी पाठ्यक्रम है कि कैसे सिखाया जाता है, संवाद कैसे सिखाया जाता है, पाठ्यक्रम है इसके ऊपर। और वो पाठ्यक्रम कई स्कूलों में इस्तेमाल किए जाते हैं। हमें भी उनको देखकर बच्चों के साथ, युवाओं के साथ वो करना पड़ता है। इसमें क्या, इन चीज़ों में क्या शामिल होता है? इसमें शामिल होता है कि चाहे दूसरा व्यक्ति जैसी मर्जी बात कर रहा हो, ध्यान से सुनो। लोगों को सुना भी करते हैं, सिर्फ रिएक्ट नहीं करते। हमारे यहाँ सिखाया जाता है रिएक्ट करो, जितनी जल्दी आप रिएक्ट करोगे उतने आप मर्दानगी दिखा रहे हो, है ना। उसकी उलट भी चीज़ सिखाई जाती है कि सुनो, अब पॉइंट्स बनाओ कि ये व्यक्ति क्या कह रहा है। तो ये है संवाद का पाठ्यक्रम, सुनना और फिर इस तरह से बात करना कि अगला व्यक्ति आपकी बात को सुनकर भड़क ना जाए। हमारे यहाँ पर ये हम लोगों ने एक अध्ययन भी किया था, अक्सर मैं इसका जिक्र करता हूँ, झारखंड के युवाओं के साथ अध्ययन किया था। बहुत कम, 5% से कम युवाओं को ये आता था, अगर मुझे कोई बात रखनी है उसको आराम से कैसे रखा जाता है। उनको जो तरीके आते थे बात करने के, वो थे या तो बरस पड़ना, मजाक उड़ाते हुए, दूसरे को सुइयाँ चुभोते हुए जो बात करने का, कटाक्ष का जो तरीका, उनको या तो वो आता है या उनको आता है चुप हो जाना। अपनी बात को रखते कैसे हैं ताकि संवाद हो सके, वो 95% बच्चों को नहीं आता। ये सीखने की ज़रूरत है, ये सिखाने की आवश्यकता है। ये तीसरा पाठ्यक्रम जिस पर काम करने की आवश्यकता है। चौथा, जिस पर मैं जल्दी से बात करूंगा और फिर मैं एक्सपीरियंसेस और भावनाओं की बात पर आ जाऊंगा, वो है कि बहुत सारे मसले हैं जिनके ऊपर लोग कुछ भी बोलने से डरते हैं या कॉन्फिडेंस से नहीं है बोलने का। जैसे एक जातिवाद को ले ले, जो समाज पीढ़ियों से दबाए हुए हैं, उनमें हिम्मत ही नहीं होती कि अपने खाने के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में वो बात भी करें, मुँह से बताए भी नहीं कि मैं केकड़ा खाता हूँ। ये हिम्मत ही नहीं होती बताने की कि मैं केकड़ा खाता हूँ। स्कूल में जाने की, अपने मछली जो खाते हैं स्कूल में ले जाने की हिम्मत ही नहीं। ये हिम्मत कैसे बने? जब तक ये हिम्मत नहीं आएगी तो बात कैसे होगी, तो संवाद कैसे होगा? तो क्रिटिकल पेडागॉजी ये चौथा एक तरह का पाठ्यक्रम है जो इस पर काम करता है कि लोगों को सशक्त किया जाए, अपनी संस्कृति के बारे में बताएं और उस पर लोगों के साथ बातचीत करना सीखें। ये एक चौथा दायरा है, क्योंकि अगर ये न करेंगे तो जो दबी हुई आवाज़ें वो कैसे निकलेंगी। फेमिनिस्ट थ्योरी ने इस पर बहुत काम किया है कि जो महिलाओं के जो नज़रिए हैं, महिलाओं की जो भावनाएं जो कि ऐतिहासिक रूप से दबाई जाती थी, ज़रूरी कि वो निकलना शुरू करें। जब वो निकलेंगे नहीं तो बात कैसे होगी? तो ये है कई तरह के काम जो कि बातचीत, चिंतन, विश्लेषण पर आधारित है। अब मैं सिर्फ आपसे 8 मिनट और लूँगा और मैं उदाहरण दूंगा उन कामों का जो कि भावनाओं पर आधारित है या एक्सपीरियंसेस पर आधारित है, जिसका एक बहुत खूबसूरत छोटा सा एग्जाम्पल दिया जाता है कि एक स्टूडेंट थे, जिनमें ये था, भारतीयों में बहुत जो आम बात है कि जो गोरे रंग वाले लोग हैं वो उनको ज़्यादा पसंद थे। भारतीयों में बहुत आम प्रॉब्लम है, गोरे वाले रंग वाले लोग हमको अच्छे लगते हैं, जो थोड़े सांवले होते हैं, काले होते हैं, हमको अच्छे नहीं लगते। और ये इमोशनल रिएक्शन होता है, सबकॉन्शियस रिएक्शन है। बहुत सारी चीज़ों में, संवाद में, मैत्री में ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि मैं कॉन्शियसली तो बोलता हूँ कि हाँ हम सब एक है, लेकिन जैसे मुझे किसी के साथ बैठना पड़ता है मैं पीछे हट जाता हूँ।
कपड़ों को देखकर उसकी खुशबू कैसे आती है, उसका रंग कैसा है, मैं पीछे हट जाता हूँ। उसने टोपी पहनी है कि नहीं पहनी है, दाढ़ी है कि किस तरह की दाढ़ी है, लोग इमोशनली पीछे हटते हैं। दिमाग के कंसेप्चुअली बोलेंगे हाँ हम सब ठीक है, लेकिन इमोशनली नहीं है। और इसको टेस्ट करने के लिए कई तरह की स्टडीज़ भी हैं, और ये हम जानते हैं कि डायरेक्टली लोगों को आप पूछें, लोग आपको जो आप सुनना चाहते हैं वो बता देंगे। लेकिन साइकोलॉजी वालों ने ऐसी भी टेस्ट का इजाद किया है जिनको बेवकूफ़ बनाना मुश्किल है। तो ये एक स्टूडेंट की कहानी, वो डेली ये टेस्ट लेता था और डेली लगता था कि हाँ इसमें गोरे रंग के लोगों के प्रति ज़्यादा झुकाव है, और ये डेली टेस्ट ले रहा था ये, और लग रहा था। फिर उसने ओलंपिक गेम्स देखना शुरू किया, और ओलंपिक गेम्स में एक स्पोर्ट ऐसा आ रहा था जिसमें जो गोल्ड मेडलिस्ट थे या अच्छे परफॉर्मेंस वाले लोग थे वो भूरे रंग के या काले रंग के लोग थे। और उसका जो ये टेस्ट का रिजल्ट था वो बदलना शुरू हो गया। जो जिसका झुकाव गोरों की तरफ था, अब वो न्यूट्रल की तरफ चला गया। इस उदाहरण से मैं क्या कहना चाहता हूँ, ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें हम लोग कोई ज्ञान नहीं दे रहे। पिछले मेरे सारे एग्जाम्पल्स वो ज्ञान, कंसेप्ट, विश्लेषण के थे, लेकिन बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जिनको सिर्फ करने से ही हमारा दिमाग का जो कंसेप्चुलाइजेशन है वो बदल जाता है। कोई थ्योरी नहीं लाते उसमें, गतिविधियाँ ऐसे होती हैं जिसमें ये बदलना शुरू हो जाता है, जिसमें कई तरह के एग्जाम्पल्स हैं। एक छोटा सा ये होता है कि अगर मैं अपने स्कूल के बच्चों को, जैसे मेरे साथ एक साथी ने अध्ययन किया था, वो अपने स्कूल के बच्चों के साथ रोज़ कहानियाँ उनको सुनाता था जो जातिवाद को लेकर कहानियाँ थी और जातिवाद के विरुद्ध कहानियाँ थी, और जिसमें जो पात्र था वो टिपिकली ऐसा कोई व्यक्ति था जो कि दबी हुई शोषित जातियों का था, लेकिन कुछ अच्छे काम कर रहा था। 4 महीनों में बच्चों के सोच में अंतर दिखना शुरू हो गया था। ये ऐसा स्कूल था जहाँ पर सिर्फ 2 बच्चे थे जो कि दलित थे, बाकी सब लोग सवर्ण जातियों के थे। आवाज़ चल रही है। तो ऐसी एक्टिविटीज़ बनाई जाती हैं जो कि बच्चों को ऐसी परिस्थितियों में डालते हैं कि दूसरे समुदायों के बारे में उनकी जो सोच है, उनके एटीट्यूड्स नेगेटिव से बदलकर पॉजिटिव की तरफ जाना शुरू होते हैं। और इसमें भी फिर से वही चीज़, प्रतिस्पर्धा का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। सबसे मशहूर काम, इस एग्जाम्पल के साथ मैं शायद मुझे अंत करना चाहिए, सबसे मशहूर काम कॉन्टैक्ट थ्योरी है सोशल साइकोलॉजी में, जिसमें जो विवादित है, मैं बहुत सिंपल तरीके से उसको बता रहा हूँ, इतना आसान नहीं होता, लेकिन मुख्य रूप से ये होता है। तो उसका एक एक्सपेरिमेंट का मैं आपको बताता हूँ कि एक समर कैंप किया गया बच्चों का। 11 साल के लड़कों को इकट्ठा किया गया और उनके साथ समर कैंप किया गया। 22 में से 2 ग्रुप बनाए गए, 11 बच्चे एक ग्रुप में, 11 बच्चे दूसरे ग्रुप में, और दोनों को कहा अब तुम एक दूसरे के साथ कंपटीशन करो। ऐसे खेल खेले गए जिनमें वो दोनों एक दूसरे के साथ compete कर रहे थे, प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। जैसे हम सोच सकते हैं वही हुआ कि बहुत जल्दी वो एक दूसरे के दुश्मन हो गए दोनों ग्रुप, और उनके छोटे छोटे ग्रुप से उनके झंडे भी बनाए थे, तो एक ग्रुप ने दूसरे का झंडा भी जला दिया, धक्का मुक्की भी हो गई, और फिर फाइनली उनको अलग करना पड़ा। ये एक्चुअली एक्सपेरिमेंट किया गया था, प्रोफेसर मुजफ्फर शरीफ करके हैं यूएस में, बहुत मशहूर एग्जाम्पल है, रॉबर्ट्स केव एग्जाम्पल, आप गूगल करके पढ़ सकते हैं इसके बारे में। फिर उनको 2 दिन का कूलिंग ऑफ टाइम दिया गया। उसके बाद एक्सपेरिमेंट में उन्होंने थोड़ा परिवर्तन किया। पहले था कंपटीशन, अब उन्होंने कहा कि हम ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं जहाँ पर इनको आपस में चाहे या ना चाहे लेकिन कोऑपरेट करना पड़ेगा, आपस में इन्हें एक मिलजुल कर काम करना पड़ेगा। उदाहरण के लिए
उनको बोला कि देखो हम कैंप में जो रहते हैं ना, खाना बाहर से आता है, तो गाड़ी तो बाहर ख़राब हो गई है, जो ट्रक था खाने से भरा वो बाहर ख़राब हो गई है। अब हमको सबको मिलकर उसको धक्का देना पड़ेगा, अगर सब मिलकर धक्का नहीं देंगे तो वो नहीं आएगा। तो सब मिलकर जाकर जब उनको कोलैबोरेट करना पड़ता है, इस टाइप की गतिविधियां करने की। फिर कुछ और था कि पानी की टंकी खराब हो गई, चलो सबको मिलकर करना पड़ेगा। ये कॉन्टैक्ट थ्योरी का आधार हो जाता है कि बच्चों को या बड़ों को जब ऐसी परिस्थितियों में डालते हैं जहां उनको समझ में आना शुरू होता है कि हमारे कुछ कॉमन उद्देश्य हैं, कॉमन उद्देश्यों को स्थापित करना बहुत ज़रूरी है। इसमें और भी कंडीशंस है, इसमें पॉलिटिकल सपोर्ट भी चाहिए, जो उस संस्था के जो लीडरशिप है वो उसको इसे सपोर्ट करना चाहिए, है ना? और प्लस बच्चों में आपस में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए, कि बहुत ज़्यादा अंतर है तब भी ये तरीका फेल हो जाता है। लेकिन अगर ये 3 कंडीशंस मीट हो जाती हैं तो अलग अलग समुदाय के बच्चे आपस में अच्छा रिश्ता बनाना शुरू करते हैं, जिसमें भारत में इस बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट ने किया। उत्तर प्रदेश में उसने क्रिकेट खिलाया बच्चों को, और क्रिकेट में उसने जानबूझ के एक पूरा सीज़न क्रिकेट खिलवाया और बहुत रिगरस स्टडी की उनकी। और उसने कहा कि मुझे सब जातियों के बच्चे चाहिए, लेकिन अलग जाति के बच्चे अलग टीम में नहीं जाएंगे। आप नहीं तय करोगे आप किस टीम में होंगे, मैं तय करूँगा किस टीम में होगा, कौन किस टीम में जाएगा। और उसने देखा कि जब बच्चों, और उसने एक्चुअली बहुत क्लियरली एक्सपेरिमेंटली दिख रहा है कि जब एक ही जाति के बच्चे की टीम बनाता है और दूसरी टीम्स के साथ खेलता है तो उनकी जो जातिगत जो उनके बायसेस हैं वो कम नहीं होते। लेकिन जब वो मिली जुली जातियों की जो टीम्स बनती हैं और एक सीज़न साथ में खेल लिए, उनके बायसेस, उनके प्रेफरेंसेस में अंतर आना शुरू हो जाता है। इस टाइप का बहुत खूबसूरत काम है, बच्चों युवाओं के साथ किस तरह से काम करें, इस टाइप की चीज़ें। अब तो मैं रुकता हूँ, मैं इसी आखिर में ये कहूँगा, मैत्री की शिक्षा मुमकिन है। इसका एक बहुत बड़ा तरीका है जो मैंने 4-5 तरीके जो आपको पाठ्यक्रम की दिशाएं गिनाई थी, सोशल साइंस, क्लियर थिंकिंग, फिलॉसफी, क्रिटिकल पेडागॉजी, कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, ये 4 तरह के पाठ्यक्रम इसमें प्रमुखता रखते हैं। और इसके साथ साथ ऐसी गतिविधियाँ, पर्टिकुलरली कॉन्टैक्ट थ्योरी का इस्तेमाल करते हुए, ऐसी गतिविधि में कोई थ्योरी नहीं पढ़ा रहे, कोई ज्ञान नहीं दे रहे, सिर्फ ऐसी परिस्थितियों को में बच्चों को डालना कि उनको लगना शुरू हो जाता कि यार अपन तो, ये तो दोस्त है मेरा। ये कम से कम ये 2 मुख्य दिशाएं हैं मैत्री की शिक्षा की। लेकिन आप फौरन पूछोगे कि आपको करने कौन देगा, पूछोगे, अब सही पूछोगे। और इसमें मैं आपको वो कहूँगा जो कि इज़राइल जैसे देश में, इज़राइल फ़लस्तीन में हम सब जानते कितना बुरा हाल है। इज़राइल जैसे देश में भी लोगों ने काम किया है, और इज़राइल की ये पुरानी समस्या है कि वहाँ के जो टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप थी वो चाहती है कि बात बिगड़े, वो चाहती नहीं कि चीज़ें जुड़े। क्यों? क्योंकि उनको फ़ायदा नहीं दिख रहा है उसमें। तो वहाँ पर काम करने वाले एक बहुत मशहूर स्कॉलर डैनियल बार्टाल का कहना, वो मैं उस बात से मैं आपके पास रुकूँगा। वो बहुत सारे लोगों ने ऐसे देशों में काम किया है जहाँ पॉलिटिकल सपोर्ट रहा है कि चीज़ों को ख़त्म करें, लोगों को जोड़े। सबसे खूबसूरत एग्जांपल नदर्न आयरलैंड का है, सबसे बहुत खूबसूरत शायद सब की है रवांडा का है। रवांडा में बहुत खूबसूरत काम हुआ कि अब लोगों को जोड़ना है, बहुत हो गया, अब लोगों को जोड़े। वहाँ पर पॉलिटिकल सपोर्ट मिला है इस चीज़ का। इजराइल में, फ़िलिस्तीन में दुर्भाग्य यह है कि सपोर्ट नहीं मिला। तो डैनियल बार्टाल का कहना है कि देखिए, जहाँ आपके पास सपोर्ट है तो वहाँ आप सब कुछ खुल कर सकते हैं, लेकिन जहाँ आपके पास पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं है, जिन परिस्थितियों में पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं है, ये ना सोचें वहाँ आप कुछ ना कर सकते। वहाँ फिर आप डायरेक्ट तरीके नहीं अपनाते, वहाँ आप इनडायरेक्ट तरीके अपनाते हैं। इनडायरेक्ट तरीके क्या होते हैं? इनडायरेक्ट तरीके होते हैं कि ठीक है, हम जातिवाद का नाम नहीं लेते, पर हम कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन तो सिखा सकते हैं। ठीक है, हम पितृसत्ता का नाम नहीं लेते, स्कूल वाले हमको बाहर निकालेंगे, पितृसत्ता की बात करें, बाहर निकाल दें, माँ बाप आके झगड़ा करेंगे, कोई बात नहीं, है ना? लेकिन हम आपस में बातचीत कैसे करते हैं ये तो सिखा सकते हैं।
ये तो उन्होंने कहा था, एक कुछ एक्सप्लिसिट तरीके होते हैं, खुलकर काम करने के तरीके होते हैं, कुछ तरीके होते हैं जो उतने खुलकर नहीं, लेकिन फिर भी वो एक भूमिका बनाते हैं, एक आधार बनाते हैं जो कि आगे जाके कुछ परिवर्तन लाता है। तो मैं ये कहकर रुकता हूँ कि मैं वैसे ही मुझे लगता है जनरल की उम्मीद है, आप जैसे लोगों को देखता हूँ, आप जैसे लोगों का काम देखता हूँ और इन पत्रकारों को मैं देखता हूँ, तो मुझे तो बड़ी उम्मीद लगती है कि जिन पत्रकारों को आपके साथ आप काम कर रहे हैं, जिनके पे आप इस तरह से मतलब मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था यहाँ आने से पहले कि आप लोगों ने इस तरह से इतने बड़े पैमाने पर ऐसे ऐसे इलाकों में लोगों के साथ काम किया हुआ। मुझे तो उम्मीद है इसमें, क्योंकि मैं ये भी सोचता हूँ कि मनुष्य इतना बेवकूफ़ नहीं है। शॉर्ट टर्म में बेवकूफ़ है, लेकिन लॉन्ग टर्म में उतना बेवकूफ़ नहीं है। नहीं तो हम बहुत पहले से ख़त्म हो गए होते। तो है उम्मीद। धन्यवाद सर। आपने मैत्रेयी और शिक्षा की, पॉलिटिक्स की भी बात की, उसके समाजशास्त्र की भी बात की, आर्थिकी की बात की, उसकी कम्युनिटीज़ की भी बात की और तरीका भी बताया कि किया जा सकता है। उम्मीद बंधाई। 10 मिनट का समय हमने सवालों के लिए रखा है। यदि आपकी ओर से कोई सवाल होते हैं तो कर लिए जाए, फिर एक साथ अमन जी उसके जवाब दे देंगे। उम्मीद है कि इस विचार उत्तेजक व्याख्यान कई सारे सवाल उठे भी होंगे। यदि कोई अतिथि सवाल करना चाहे, संदीप माइक उपलब्ध करवा दीजिए। सवाल आपने एक बात कही, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, क्या हम इस समय कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट पे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं करते? इंस्टेड ऑफ रिजोल्यूशन वी आर डूइंग कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। जावेद जी सर। जिज्ञासा है, ये मैत्री के जो